हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आए हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यानी कि सीडीपी के। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले ही देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद पूछा गया है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बताना है फ्रेंड्स, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है भागना, दूसरा है पकड़ना, तीसरा है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और चौथा है निचोड़ना। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थूल गति का गत्यात्मक जो कौशल होते हैं ये आपकी बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है, जैसे आपका दौड़ना हो गया, भागना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि बड़ी मांसपेशियों का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भागना। और देखिए यहाँ पर जो पकड़ना है, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, निचोड़ना, यहाँ पर आपका जो है वो छोटी मांसपेशियां यूज में आती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। ठीक है, अधिकतर जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो पेन पकड़ने से पहले गिलास को पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कि जो विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि विशेष दिशा का वर्णन करता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत और तीसरा है आपका कि पारस्परिक संपर्कता का सिद्धांत, फिर चौथा है आपका बहिष्कार का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है। ठीक है, पहले आपने दौड़ना सीखा, ठीक है, उसके बाद अपने जैसे उंगलियों से कुछ करना, जैसे कि आपने पेन पकड़ना सीख लिया, पहले आपको गिलास पकड़ना, ठीक है, बड़ी वस्तुओं को पकड़ना सीखे, उसके बाद आप छोटी वस्तु को सीखना पकड़ना सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। ठीक है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से इन चारों में से कौन सी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आस पड़ोस और मुद्रक संचार, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आपका विद्यालय और कानून, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक समुदाय पूछा है आपका। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, संस्था। दूसरा तीसरा है आपका सामाजिक नीति और धर्म, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और चौथा है कि परिवार और आसपास पड़ोस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं समाजीकरण की, ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जीन पियाजे के क्षेत्र में दिया है। ठीक है, तो पहला देखिए सॉरी यह अगला क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कि निगमनात्मक तरह से रूप से। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे निगमनात्मक रूप से सोचते हैं वो आपका हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगर मूर्त रूप से सोचते हैं तो वो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए वो निगमनात्मक रूप से सोचते हैं यानी कि अमूर्त रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स की देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए हैं। ठीक है, एक 5 वर्ष की बालिका है, उसका क्या नाम है, रीना। ठीक है, उसको पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, यानी कि जो एक गिलास था फ्रेंड्स वो आपका लंबा था, ठीक है, और जो दूसरा गिलास था वो आपका चौड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, एक लंबा था और एक चौड़ा था। फिर आपको बताना है कि दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिसे दिखाने पर, ठीक है,
दोनों ही गिलास में बराबर मात्रा में दूध डाला गया था, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने के कारण सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यानी कि देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी 5 वर्षीय रीना है, ठीक है, उनको 2 गिलास दिखाया गया, जो कि एक लंबा था, संकीर्ण, और एक चौड़ा गिलास था, ठीक है। तो उन्होंने लंबे गिलास में दूध देखा तो उनको ये लगा कि उसमें दूध ज़्यादा है, लेकिन जबकि दूसरा गिलास चौड़ा है, ठीक है, उतना ही दूध चौड़े वाले गिलास में, लेकिन वो माप नहीं पा रही हैं कि कौन में ज़्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि जो गिलास लंबा है, ज़्यादा ऊपर तक दूध है, वहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है। पहला है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, दूसरा है जीववादी सोच, तीसरा है लाक्षणिक प्रकार, और चौथा है फ्रेंड्स काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे सही कथन हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। वो मतलब ये सोच नहीं पा रही हैं, केंद्रित नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि अनु का तर्क है, ठीक है, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं, ठीक है। अनु का एक तर्क है कि केवल समाज जो है वही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो समाज है वही तय कर सकता है, ठीक है, क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो है लॉरेंस कोहलबर्ग जी, ठीक है, उनके नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि बच्चा जो है वो किस चरण में है, ठीक है। तो पहला है आपका आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, तो ये तो देखिए फ्रेंड्स आपका होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ये भी आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है आपका अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यही थर्ड वाला होगा, क्योंकि समाज से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर भी है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। आपका जो आपका थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, वही देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं, उनके विचारों के अनुसार आपको बताना है कि विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। पहला है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, तीसरा है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे कर देना, और चौथा है बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी बोलते हैं इसके फोल्डिंग, ठीक है, उनके विचारों के अनुसार पाठ प्रदान करना होता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे आपके, ठीक है, और आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है जरूर सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया, ठीक है। जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं फ्रेंड्स, तो उन्होंने किसको बढ़ावा दिया है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। पहला है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, तो ये तो आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, और तीसरा है परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, जो परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र है, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं ये बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र को, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं, उन्होंने क्या माना है, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, उन्होंने इसी को बढ़ावा दिया है, सहयोगात्मक अधिगम को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो आपके अधिगमकर्ता होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह समझा जाता है। पहला है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप निष्क्रिय ग्रहणकर्ता कैसे उनको समझ लेंगे। दूसरा है ज्ञान
निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। तीसरा है केवल व्याख्यान, केवल आ गया फ्रेंड्स, पहला ही गलत। चौथा है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम, ये भी गलत होगा फ्रेंड्स, असक्षम बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, ठीक है। जो रजनी है वो देखी गई वस्तु, यानी कि जो वस्तु उसको मतलब उसने जो भी वस्तुओं को देखा है, ठीक है, उसमें वो मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है, ठीक है। पहला है आपका भाषाई, दूसरा है संगीतीय, और तीसरा है स्थानिक, और चौथा है फ्रेंड्स अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी रजनी है, ठीक है, उसमें कौन सी बुद्धि है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका स्थानिक, ठीक है, क्योंकि वो वस्तुओं को देख लेती है, उससे जो उसका मानसिक चित्रण और परिवर्तन है वो बहुत ही कुशल है उसमें, ठीक है। तो ये आपके स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका देखिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में, ठीक है, जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अपने विचारों का मौखिकीकरण अक्सर, ठीक है, अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जेम्स को जो सवाल दिए गए हैं, ठीक है, उसके जवाब ढूंढने में अपने विचारों का मौखिकीकरण अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है। पहला है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जबकि जो भाषा संज्ञान होते हैं फ्रेंड्स वो संबंधित होते हैं। और दूसरा है आपका कि जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, ये भी गलत है फ्रेंड्स, कि जो केवल जैविक परिपक्व है वही भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। और तीसरा है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। चौथा है कि भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है, बिल्कुल गलत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा, कि जो भाषा होती है वो संज्ञान को सुसाधित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेंडर, ठीक है, खाली स्थान है जेंडर। तो पहला ऑप्शन है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संकल्पनाओं द्वारा साकार होती है, ठीक है, यहाँ पर साकार लिखा है। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका दूसरा, कि गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है। तीसरा है एक जन्मजात जैविक गुण है। चौथा है सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल प्रभावित होती है, ठीक है। और चौथा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके जेंडर होते हैं, ठीक है, ये सामाजिक से संबंधित, यानी कि ये क्या होते हैं आपके, कमेंट करिएगा इसको, ठीक है। और जो लिंग होते हैं फ्रेंड्स वो आपके बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपके जेंडर होते हैं ये आपके सामाजिक होते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर पहला ही आंसर सही हो जाएगा, कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संकल्पनाओं द्वारा साकार होती है, ठीक है, जेंडर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन पहला है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। दूसरा है सही है, क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। तीसरा है गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। और आपका यहाँ पर देखिए चौथा है कि गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे सही कथन होगा वो आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ही हो जाएगा फ्रेंड्स, कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कई कौशल सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। पहला है संदर्भित, दूसरा है मानकीकृत, तीसरा है आपका मानदंड संदर्भित, और चौथा है आपका अध्यापक अभिमुखी। तो हमने पहले बताया फ्रेंड्स, जहाँ पर संदर्भित आ जाए, संदर्भ आ जाए केवल, वहीं आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर संदर्भित होता है, ठीक है, क्योंकि अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है वो संदर्भित होना चाहिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था फ्रेंड्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए बताना है कि जो एक अध्यापिका है उनके द्वारा, ठीक है, अपनाई गई कौन सी ऐसी युक्ति है जो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। पहला है आपका बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, बिल्कुल गलत। हमने आपको पहले ही फ्रेंड्स बताया जहाँ पर याद करना आ जाए वो आपका निगेटिव ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, दूसरा है किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत। कोई भी समस्या है फ्रेंड्स उसमें आप अपसारी तरीके से प्रोत्साहित करें। ठीक है, क्योंकि एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। ठीक है, और चौथा है आप सॉरी तीसरा है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ये भी आपका गलत होगा। चौथा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। हम देखिए यहाँ पर फिर से टिक लगा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भ्रम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। ठीक है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। पहला है अन्वय पाठ्यक्रम, दूसरा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है उचित समायोजन और चौथा है आपका अगम्य या फिर दुर्गम इमारती संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या जरूरी है, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा उचित समायोजन। ठीक है, जो वंचित वर्गों से संबंधित हैं विद्यार्थी उनके लिए उचित समायोजन की आवश्यकता है यानी कि जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। पहला ऑप्शन है समता, दूसरा है समानता, तीसरा है अलगाव और चौथा है पक्षपात। तो देखिए फ्रेंड जो आपकी समावेशन की विचारधारा आधारित है जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आपके समता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है देखिए कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता जो विकार होता है, ठीक है, एडीएचडी, उससे जूझ रहे विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, दूसरा है बहुत सचेत होना, तीसरा है लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना और चौथा है आपका फ्रेंड्स की आकुल होना। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आकुल होना। ठीक है, देखिए यही जो आपके अभिलक्षण हैं वो अक्सर पाए जाते हैं जो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। ठीक है, सृजनात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं सृजनात्मक, ठीक है, उनके बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला है वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा है आपका कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ये ठीक है। तीसरा है आपका वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, बिल्कुल गलत। चौथा है उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, बिल्कुल नहीं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक सृजनशील व्यक्ति होते हैं विद्यार्थी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं उनमें वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है। ठीक है, जो आपकी स्वलीनता होती है वो कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है। फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा, एक मिनट,
देखिए, जूझते विद्यार्थियों में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो स्वलीनता देखिए जो होता है वो कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करता है, फिर ठीक है, फिर भी जो स्वलीनता होती है उससे जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका जो होती है वो सदुपयोग करती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, तीसरा है संज्ञानात्मक नम्यता और चौथा है फ्रेंड्स कि अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे सही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो अध्यापिका सदुपयोग करती है, ठीक है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में जो सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका उपयोग करती है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ठीक है, यही आपका सबसे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। पहला है आपका दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का भावना बढ़ाने के लिए। देखिए प्रतिस्पर्धा और यहाँ पर कंठस्थ स्मरण ये दोनों ही फ्रेंड्स आपके देखिए निगेटिव आंसर होते हैं, ठीक है। और तीसरा है व्यवहार के अनुकूलन के लिए, चौथा है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने। तो देखिए फ्रेंड्स ये जब यहाँ पर जो आपके फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले बताया जहाँ पर आपका संदर्भ सहित संदर्भ युक्त ये सब आपके संदर्भित, ठीक है, ये सब आपके ऑप्शन में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए वो आपका ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, सबसे कम आंकता है, ठीक है। कमतर का मतलब होता है सबसे कम। कौन सा ऐसा उपागम है जो विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को सबसे कम आंकता है। पहला है खोजी अधिगम, ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। सहयोगात्मक अधिगम ये भी होता है, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड सहज अनुमान लगाना और आपका है निष्क्रिय नकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऐसा आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, सबसे कम आंकता है। तो यहाँ पर तो वैसे फ्रेंड्स आंसर तो आपका दिया है थर्ड, ठीक है, सहज अनुमान लगाना, लेकिन हमारे ख्याल से होगा कि आपका निष्क्रिय नकल होगा, ठीक है। 22 का आंसर आपका फ्रेंड्स फोर्थ होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। अगर आप लोगों को सही सही पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपका सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर निष्क्रिय नकल होगा क्योंकि सबसे कम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए कथन और कारण वाले यानी कि तर्क वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके 1 मिनट देखिए आपके कथन क्या है फ्रेंड्स कि किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है कि जब आप किसी भी नए संप्रत्यय को पढ़ाते हैं तो जो बच्चों के पूर्व ज्ञान होते हैं उसको सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। ये आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चलिए तर्क देख लेते हैं। तर्क क्या है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका गलत होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो कथन है वो तो सही है लेकिन जो आर का है वही आपका गलत हो गया। ऑप्शन क्या सही होगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। ए और आर दोनों सही, यहाँ पे भी गलत। तीसरा है आपका कि ए सही है आर गलत है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम की प्रकृति खाली स्थान और खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अधिगम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। पहला है सक्रिय सामाजिक, दूसरा है निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है सक्रिय व्यक्तिगत और चौथा है आपका निष्क्रिय व्यक्तिगत। तो देखिए फ्रेंड्स व्यक्तिगत भी नहीं, निष्क्रिय भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। ये देखिए अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां हैं जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। पहला है स्मृति सहायक विधियां, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, चौथा है आपका कलन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, फोर्थ हो जाएगा कलन विधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपसे खोज करने के लिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में अन्वेषण दिया है खोज करने के लिए। ठीक है, बट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे समस्या समाधान के लिए पूछा है तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही होगा। ठीक है, कलन विधि। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कलन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स फिर से आपके कथन और तर्क वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है कथन आपका। कथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बताया गया है कि जो एक अध्यापिका है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार उनके भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल सही, जो आपके अध्यापिका होती है फ्रेंड, भले ही आपके मन में कोई भी भ्रम हो, लेकिन उन्हें ये प्रेरित करना चाहिए कि जो विद्यार्थी के अंदर भ्रम है उसका जो यानी कि जो विचार है उसको वो साझा करे। ठीक है, यानी कि वो बताए। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये आपका, कि देखिए जो भ्रांतियां होती है विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है, क्योंकि फ्रेंड जैसे आप सीख रहे हैं, ठीक है, यदि आपको कुछ कोई भी उसमें भ्रम है, ठीक है, भ्रम पैदा हो जाता है तो आपका वो चीज़ गलत हो जाएगा, आपको गलत सही लगने लगेगा, सही जो है वो गलत है, क्योंकि उसमें आपको भ्रम उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षिका है उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर भ्रम है वो उसके लिए साझा करें। ठीक है, अपने विचारों को बताएं टीचर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही आपके सही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऊपर दिया है सही विकल्प चुनिए, तो पहला ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आपका पहला ही ऑप्शन देखिए सबसे सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, संवेग और जो संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, उच्च स्तरीय जो दुश्चिंता होती है, ठीक है। दूसरा है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। तीसरा है निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करती है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड, जब आप निराशा ही रहेगा तो जो अधिगमकर्ताएं हैं और अधिक प्रयास कैसे करेंगे, ठीक है, उनको अभिप्रेरित ये नहीं करता है। चौथा है आपका कि शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। बिल्कुल नहीं, जब वो शर्मिंदगी ही उठाएंगे तो कैसे वो अभिप्रेरित होंगे सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे सही जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है महारत उन्मुखी, दूसरा है आपका प्रदर्शन उन्मुखी, तीसरा है आपका सफल स्वीकृति और चौथा है आपका सफल परिहार। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके विद्यार्थी हैं उनका जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के लिए जो आपको प्रेरित करना चाहिए तो महारत उन्मुखी की तरफ प्रेरित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन, अरे सॉरी, पहला ऑप्शन ही आपका सबसे सही है यानी कि करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खाली स्थान अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि खाली स्थान नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या चीज़ अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जबकि क्या चीज़ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, पहला है फ्रेंड्स विचारावेश संकल्पनात्मक मानचित्रण, दूसरा है निष्क्रिय नकल अनुसंसाधन, तीसरा है आपका चर्चा समालोचनात्मक चिंतन और चौथा है आपका स्कीमा सक्रियता अधिगम अशक्तता। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन हो जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका यही हो रहा है कि स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम अशक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं देखिए जो स्कीमा है आपके जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज के सीडीपी के 30 क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। यानी कि जो आपकी एनईपी 2020 है फ्रेंड्स, वो पूछ रहा है कि किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला है आपका परीक्षा केंद्रित, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है अध्यापक केंद्रित, बिल्कुल नहीं। अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है। चौथा है बहिष्कार केंद्रित, तो बिल्कुल नहीं। अधिगम कर्ता केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, ठीक है। तो इसी की प्रस्ताव वो रखती है कौन, एनईपी 2020, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग मिल करके 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग देखिए फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही क्लास, आपकी हिंदी और मैथ की क्लास आज नहीं होंगी। वो दोनों ही क्लास हम यानी कि चारों क्लास हम आपको कल से रेगुलरली कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आज मंडे है, आज मैंने फास्ट रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम सावन चल रहा है, तो आज मैंने बस 2 ही क्लास लिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में यानी कि ईवीएस के। तब तक के लिए धन्यवाद।